MCQ नंबर 13 है। फ्रॉम अ फिनन पॉपुलेशन सैंपल्स आर ड्रॉन विद द रिप्लेसमेंट इफ द सैंपल साइज इज इंक्रीज पर 10 to 100 द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का हमें फार्मूला आना चाहिए। पहले मैंने MCQ सॉल्व किया हुआ, तो चलो मैं वैसे ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट आपने फार्मूलाज पुट करके आंसर निकाल लेना। आई थिंक ये पीछे भी ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें जस्ट जो मेन चीज़ है ना, आपको स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह 14 MCQ पे चलते हैं। A sample of the 100 employees of an entity had a mean weight of 170 pounds with a standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 आ गया है। ठीक है, और which of the following sample size will result as a confidence interval of the mean। जो हमारा मीन x बार आ गया है वो ±1 आ गया है। ठीक है, फ्रॉम दिस डाटा एट द कॉन्फिडेंस जो कितना है 90%। तो हमारा कितना है कॉन्फिडेंस इंटरवल 90%। 90% को पॉइंट में कर तो 0.9 समथिंग का आ जाएगा। ठीक है, 0.90। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड क्या करना है फॉर द पॉपुलेशन और सैंपल साइज ऑफ द 100 विच द फॉलोइंग सैंपल साइज विल रिजल्ट। सैंपल साइज मतलब फाइंड करना है, तो इट मीन्स कि हमें n इसमें फाइंड करना है। तो आप वही फार्मूला पुट कर लें। कौन सा हमारा n कितना है, जी टेस्ट का z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n। ठीक है, अच्छा मैंने ये कंडीशन बताई थी z का फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है और n जो होता है ना वो लेस देन 30 होगा। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो x बार हमारे पास म्यू कितना है, x बार -1 +-1 ये 1 है। तो मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। म्यू कहते हैं, म्यू हमारा पॉपुलेशन से मीन होता है। तो सबसे पहले अब z की वैल्यू हमारी कितनी होगी, z की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था 90%, 0.9। ठीक है, तो जब 90% में दिया हो तो इट मीन्स कि हमारा 2 टेल यूज़ होगा। ये मैं पहले MCQs में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स के 0.9 को डिवाइडेड बाय आप 2 कर दें तो 0.45 आ जाएगा। 0.45 की आप टेबल वैल्यू आप चेक कर लें। ठीक है, जी टेस्ट ओपन करें। जी टेस्ट ओपन करके आपने चेक करें 0.45 किधर आ रहा है। ये देखें 0.4505। ठीक है, और 0.4515 मतलब 0.45 जो है ना, और 0.4495। इट मीन्स के 0.4 है ना, यहाँ पे बड़ी वैल्यू मतलब 0.05 ज़्यादा है और 0.95 ये 5 कम है। तो इट मीन्स इन दोनों के दरमियान हमारी वैल्यू आती है 0.45। या मज़ीद आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देन भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम जस्ट ऐसे चलो लिख लेते हैं। तो ये हमारा किस में है 0.45 इन दोनों के दरमियान में आता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1.6। ठीक है, ये हमारी वैल्यू 1.6 किस में है 4 में 1.64 एंड 5। ये मेरी z की टेबल वैल्यू आ जाएगी 1.645। ठीक है, तो हमारी z की वैल्यू कितनी आएगी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 1.645। अच्छा चलिए मैं इधर थोड़ा सा गेन लिख लेता हूँ। 1.645 इक्वल टू एक्स बार म्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, माइनस अगर म्यू से करें तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो इट मीन मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 था, डिवाइडेड बाय n हमारा कितना है फाइंड करना है, और अंडर रूट। इन सेम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। या मज़ीद आप इसको थोड़ा हल भी करें ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो। तो ये जो ओवर में दिया हो तो ये मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ, मतलब कि 1.645 इज़ इक्वल टू 1 की जगह n अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है,
हमारा n अंडर रूट आ जाएगा 1.645 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट। ठीक है, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लें तो हमारा n आ जाएगा ये लगाना था। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, ये नहीं, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब n ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा एंड 1.645 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 8.225 समथिंग का। इसका स्क्वायर ले लें तो आपका n आ जाएगा 67 पॉइंट कैलकुलेटर पे 650 राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 68। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, MCQ नंबर 15 करते हैं। Which of the following statement is are correct about the sampling distribution? Sampling distribution के हिसाब से कौन सी करेक्ट है? The mean of the sampling distribution is same as the mean of the population. ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी करेक्ट है। विच सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन। अच्छा, सिमेट्रिकल का मैं थोड़ा बता देता हूँ। सिमेट्रिकल हमारी तब होती है जब हमारा मीन, मोड एंड मीडियन इक्वल आ जाए। ठीक है, हाँ, मीन इज इक्वल टू मोड हो, इज इक्वल टू मीडियन हो। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाए तो हमारी जो सिमेट्रिक होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है। तो इट मीन्स कि अगर इसमें सिमेट्रिकल मीन है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन, अगर वो सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन है तो इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट है। तो इसमें बहुत स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट होंगी। ठीक है, मजीद आप प्रॉपर्टीज़ बुक से स्टडी कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन की तरफ है, जो सॉल्व करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज रिगार्ड्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट? Both tails of the distribution approaches and meet the horizontal axis at the finite but high value. हाई वैल्यू पे नहीं होती, ये लो वैल्यू पे होती है। ये देखें, जब ये मिलती है ना एंड पॉइंट से, हाई वैल्यू पे नहीं है, ये लो वैल्यू पे मिल रही हैं। तो इट मीन्स कि ये पहला तो गलत हो गया, इधर हाई की जगह लो आना था। ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू फ्लैटर कर्व। फ्लैटर कर्व नहीं बनता, जितनी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो हमारी कर्व जो है ना उतनी ज़्यादा बनती है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है ना वो ये देखें 0.5 इधर होती है, 0.5 इधर होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स कि इसके नज़दीक वैल्यू ज़्यादा है, तो अप ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसने कहा कि फ्लैट कर्व मतलब सीधी फ्लैट कम ऊंचाई बनती है, तो इट मीन्स कि ये भी हमारा गलत होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। MCQ नंबर 17 की तरफ चलते हैं। If a consignment of the 25 auto batteries, 3 batteries are defective. If the random sample of the 5 batteries is selected, the probability of having exactly 2 डिफेक्टिव बैटरी इस। ये बहुत ही आसान MCQ है, बस थोड़ा टेक्निकल है, तो आपने इसके लिहाज से इसको देखना है। MCQ नंबर 17। ठीक है, कितने पास हमारे पास बैटरी? इफ़ द कंसाइनमेंट ऑफ 25 ऑटो बैटरीज, मैं इधर थोड़ा सा ना सेपरेट लिख लेता हूँ। ऑटो बैटरीज डिफेक्टिव और टोटल बैटरीज हमारे पास कितनी है? 25। ठीक है, 3 आर डिफेक्टिव, जिसमें से डिफेक्टिव कितनी है? 3, बाकी कितनी रह गई? 22। ठीक है, 3 आर डिफेक्टिव। इफ द रैंडम सैंपल ऑफ 5 बैटरी इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 बैटरीज आर डिफेक्टिव। रैंडम सैंपल ऑफ 5 बैटरीज, 5 बैटरीज हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। जो हमारा x है वो कितना है? एग्जैक्टली 2। हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया। टोटल बैटरीज हम लोगों ने कितनी सिलेक्ट करनी है? 5, जिसमें से 3 तो हमारी डिफेक्टिव ही आ जाएंगी। ठीक है,
और बाकी कितनी बच जाएंगी 2, तो 2 इधर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज। हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि हमारी ये 2 बैटरीज है ना वो एग्जैक्टली डिफेक्टिव होंगी। तो डिफेक्टिव बैटरी, सॉरी इधर मैंने लिख दिया 2, डायरेक्टली हमने 2 फाइंड करना है। ठीक है, डिफेक्टिव बैटरीज हमारी 2 है, तो जो अनडिफेक्टिव होंगी वो कितनी होंगी, वो 3 होंगी। ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 2 है। ये बहुत ही आसान MCQs है, हमने इस पे फार्मूला लगा दें। ये हमारा जाएगा, टोटल हमारे पास 25 बैटरीज हैं। 25 में से जो डिफेक्टिव है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी फेलियर होती है। इसमें ठीक है, तो x हमारा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब ये होता है कि जो हमने फाइंड करना है, डिफेक्टिव बैटरीज को हमने फाइंड करना है। टोटल हमारे पास 3 है, 3 कम्बिनेशन किसका, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। अच्छा बाकी कितनी बाकी रह गई है हमारे पास, 22 रह गई हैं। तो बाकी जो 3 होगी ना वो डिफेक्टिव 22 में से होगी, डिवाइडेड बाय हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल कितना है हमारे पास, 25 बैटरी हैं, डिवाइडेड बाय 5। तो 3 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 22 कम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय 25 कम्बिनेशन 5। जी आप कैलकुलेटर पे पुट करें। .087। ठीक है, अगर वो परसेंटेज में पूछता है तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें। ठीक है, 8.7% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, MCQ नंबर 18 की तरफ मूव होते हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ऑफ द फूड चैन रिसीव एन एवरेज ऑफ द 2 ऑर्डर्स इन एवरी 4 मिनट। हमारी एवरेज कितनी है कि मतलब 2 ऑर्डर्स रिसीव करता है कितनी देर में, 4 मिनट में। अज्यूमिंग एन अप्रोक्सीमेट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना है हमें। डेट 5 और मोर ऑर्डर्स विल बी रिसीव ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द 8 मिनट्स। 8 मिनट्स के, अच्छा पहले हमारे पास टाइम पीरियड कितना था, 4 मिनट का। ठीक है, अब पीरियड कितना है, 8 मिनट का। तो एक चीज़ आप लोगों ने ना खुद ही सोच लेनी है, एवरेज लगा लेनी है कि मिसाल के तौर पर अगर 4 मिनट में 2 ऑर्डर रिसीव होते हैं तो 8 मिनट में कितने ऑर्डर रिसीव होंगे। तो 8 मिनट में हमारे पास 4 ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 18। 2 ऑर्डर कितनी देर में आते हैं, इन 4 मिनट। तो 8 मिनट हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास कितने ऑर्डर आ जाएंगे। तो इट मीन्स के 2 4 मिनट में आते हैं, तो 8 मिनट में कितने हमारे पास 4 ऑर्डर। जी आप लोगों ने खुद अज्यूम कर लेना, ये हमारे पास एवरेज है। ठीक है, अच्छा अज्यूमिंग एन अप्रोक्सीमेट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट द 5 और मोर ऑर्डर्स विल बी रिसीव ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द 8 मिनट्स। अच्छा हमारे पास x कितना आ गया, 5 और मोर, x मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, या तो 5 होगा या इससे अबव होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन कर दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाएं। तो सबसे पहले हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है -μ की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना MCQ डिटेल से आप लोगों को गाइड कर देता हूँ ताकि आप अगर किसी भी सोल्यूशन को देखें तो आपको ना फौरन समझ आ जाए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि x हमारा 5 होगा या 5 से अबव होगा। अब 5 से अबव जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी ना, कितनी आएंगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उसने क्या बताया है, अज्यूमिंग दैट द अप्रोक्सीमेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट द 8 मिनट में 5 और मोर। अच्छा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हमारी 1 होती है, ठीक है। मतलब हम जो भी वैल्यूज़ निकालेंगे ना वो 1 से अबव नहीं जाएगी, हमारा जो आंसर है ना 1 आएगा या 1 से नीचे आएगा, बल्कि ज़्यादा नीचे ही आएगा क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम 1 होती है, x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हमारे पास कितना है 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये है कि मैं क्या करूँ 5 या 5 से ज़्यादा, मतलब 5 की वैल्यू निकाल लूँ, 6 के निकाल लूँ, 7 की निकाल लूँ और 8 की निकालूँ। 8 मिनट तक हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल मेरे पास ये है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन, सॉरी ये नहीं आएगा, लेस देन 5, x लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, 1 की, और जो मेरी x लेस देन 5 मतलब x इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 3 एंड 4, मतलब इन चार की वैल्यू निकालूं, मेरा जो भी आंसर आएगा उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास इसी का आंसर आ जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब जो मेरा आंसर आएगा इन चार की वैल्यू निकाल के मैंने माइनस कर दिया, पीछे जो बच गया वो 5 या 5 से अबव ही होगा ना, तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर इक्वल टू 5 पूछा तो बाकी जो बचेगा वो मेरा इक्वल टू 5 ही होगा। तो इस तरह मैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं 1 में से x लेस देन 5 की जो भी वैल्यूज होगी मैं वो माइनस कर दूंगा। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बराबर है 1 माइनस एक्स लेस देन 5। s लेस देन 5 कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 हो सकती है, x इज इक्वल टू प्लस, x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सेम फार्मूला लगा दें, 1 माइनस e की पावर हमारी कितनी है। अच्छा, ये म्यू मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, म्यू इसने दिया हुआ जो हमने अज्यूम किया है, ठीक है। अगर हमारे पास पहले कितना था, हमारे पास 2 एवरेज थी 4 मिनट में, तो अज्यूम हमने कर लिया कि 8 मिनट में हमारे पास जो म्यू होगा ना वो 4 होगा, ठीक है। तो ये म्यू हमारा इधर 4 ही यूज़ होगा। किधर गया, e की पावर 4 माइनस 4, सॉरी फार्मूले में माइनस है, माइनस 4 वही 4 की पावर x हमने कौन सी रखा है 0, x की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल प्लस इसी तरह e की पावर माइनस 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 आ गई है, e माइनस 4 की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस माइनस 4 की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस माइनस 4 और 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ क्या कि कैलकुलेटर पे पुट करना आसान हो। 1 माइनस ई माइनस 4 सब में देखो कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ई माइनस 4, ठीक है, इंटू 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, 1 माइनस ए की पावर माइनस 4 है और इन सेम को ना आप कैलकुलेटर पे पुट कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को मैंने कैलकुलेटर पे पुट किया, मेरा आंसर आ गया 1 माइनस 0.6288।
ठीक है। इस तरह 1 में से माइनस कर दें तो आंसर आ गया मेरा 0.3712। कैलकुलेटर पे फाइंड कर लिया 0.3172 किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आ गई है मेरी बात की समझ। देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइंड की हमने फाइंड कर ली थी। ये जो मेरा आंसर है ना, सॉरी 0 पॉइंट आना है, ठीक है 0.6288। ये जो आंसर है ना ये मेरा है x लेस देन 5, मतलब x मतलब कि 4 तक है, 1 2 3 4 तक जो वैल्यू है ना वो मेरी है 0.6288। ठीक है, मैंने मालूम करनी है इससे अबाव। टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 थी, तो जो x लेस दैन 5 थी ना, मतलब 4 तक, ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी है 0.6288। अब जो मेरे पास बचा है 0.3172, ये 5 और इससे अबाव की वैल्यूज़ है। तो यही वजह से हमने फाइंड भी यही करना था, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 का यही आंसर होगा 0.3172। ठीक है, कोशिश तो मैंने काफ़ी की है कि आपको क्लियर कट समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ ना आया तो आप लोग लाजमी डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, MCQs नंबर 18 हमारा हो गया है।